हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसे समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ती है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो हम लोग अपनी घड़ी को चमकाते हैं दूसरे की आंखों पे, या फिर आप लोग देखे होंगे कि झालर लगी हुई होती है और वो सूर्य के प्रकाश से आपकी आंखों पर चमकती है, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक दर्पण ले रखा है, जिसके एक तल पर हमने पॉलिश कर रखी है और इसका एक तल जो है वो चमकदार है। पॉलिश इस दर्पण की जिस तल पर की जाती है वो होता है लेड ऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं लाल ऑक्साइड। दर्पण के पॉलिशदार तल पे लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ तथ्य। जैसे कोई तल जितना चिकना और पॉलिशदार होगा, प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो दर्पण है जितना ही चिकना होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश की किरण उतने ही ज्यादा टकराकर वापस लौटेगी। दूसरी बात यह है कि जब कोई प्रकाश किरण आकर दर्पण से टकराती है तो उस प्रकाश किरण का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं आपतित किरण। वही हमने यहाँ पर लिखा है, दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण तथा दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तन है। इसके बाद अगर हम देखें आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। दोस्तों ये जो बिंदु है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इसके बाद वाला पॉइंट हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये कोण जो होता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को या परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं आर से। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसे आप परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे। तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इतने तथ्य हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों आइए देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस दर्पण पे आप परावर्तन कर रहे होंगे या जिस दर्पण पे ये घटना होती है वहां पर आपतित किरण देखेंगे तथा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये है आपका आपतन कोण तथा ये है आपका परावर्तन कोण। ये जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। परावर्तन के इस नियम में ये दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी ज्यादा समय तक पूछे गए हैं। आइए प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इस पर परावर्तन की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन होता है गोलीय दर्पण पर। यह दर्पण कैसे बनता है? गोलीय दर्पण के एक तल को परावर्तक तथा दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड, पारे अथवा चांदी की कलई की जाती है। कलई का मतलब होता है पॉलिश। आपने शीशा देखा होगा, मिरर के पीछे देखा होगा, या तो चांदी की कलई की गई होगी या फिर रेड ऑक्साइड की। यह दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनमें उभरी हुई तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की दबी सतह से होती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अवतल दर्पण बना रखा है, यहाँ पर परावर्तन जो है वो दबी हुई सतह से हो रहा है तथा कलई जो है वो उभरी हुई सतह से हो रही है, इसलिए ये क्या है? अवतल दर्पण है। उसके बाद पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। वह गोलीय दर्पण जिनमें दबी हुई तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है उत्तल दर्पण के बारे में।
ये जो डॉटेड है शेडेड आपको दिख रहा है, ये है कलई की हुई या पॉलिश किया हुआ, तथा ये ऊपरी उभरी सतह जो है ये परावर्तक तल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने लिखा है परावर्तक तल, ये है आपका उत्तल दर्पण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। आइए पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः हजामत बनाने के काम में किया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे नाई के दुकान पे अवतल दर्पण ही लगा हुआ होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति की हाइट 5 फीट हो तो वह नाई की दुकान पे जाए तो नाई की दुकान पर कितने फीट का शीशा लगा हुआ हो जिससे उसका पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो आप क्या कह सकते हैं कि 5 फीट की हाइट वाले व्यक्ति के लिए उसकी आधी हाइट का दर्पण होना आवश्यक है। 2.5 फीट का दर्पण होगा तो उस व्यक्ति का पूरा शरीर, पूरा बॉडी आराम से उसे दिख सकता है। अवतल दर्पण के प्रयोग से डॉक्टर आंख, दांत तथा गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। यह दर्पण बहुत छोटा सा लगा हुआ होता है इनके उपकरण में, जिससे ये डॉक्टर आंख तथा दांत और गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। अवतल दर्पण अभिसारित विकृति का होता है। इसका मतलब क्या है? इससे निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज सिकुड़ते हैं, जिससे कि रेल के इंजनों, मोटर कार और सर्चलाइट के लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। बहुत दूर तक की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है आपका, वो होता है अपसारी फैलते हुए प्रकृति का होता है, अर्थात इससे जो निकलते हैं प्रकाश किरण पुंज वह फैलते हैं। गलियों तथा बाजारों में लगे लैंपों में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट को आपने देखा होगा, ड्राइवर के बीच में एक शीशा लगा हुआ होता है जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बड़े दृष्टि क्षेत्र में ड्राइवर आसानी से देख सके। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित तथ्य, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिए।